आज जानेंगे हम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। कोई किरण एक्स अक्ष की दिशा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती हुई किसी बिंदु P पर पहुंच जाती है, तब P बिंदु से एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं, जो माना किसी बिंदु Q पर गिरता है, तो एक समकोण त्रिभुज P Q O या O Q P प्राप्त होता है। अब इस P बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो किस प्रकार के होंगे। एक्स अक्ष के अनुदिश तय की गई दूरी OQ है, वाई अक्ष के अनुदिश सापेक्ष तय की गई दूरी PQ है। तो इसके निर्देशांक का जो भुज है वो OQ होना चाहिए और जो ऑर्डिनेट है, जो कोटि है, वो PQ होनी चाहिए। तो दोनों ही धनात्मक होने चाहिए। प्रथम चतुर्थांश में है x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। समकोण त्रिभुज के अंतर्गत समकोण के जो सामने की भुजा होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज, कर्ण। उसे कर्ण कहते हैं। लंब और आधार निश्चित नहीं होते, ये तो कोण के आधार पर तय किए जाएंगे। अगर ये कोण लिया जाएगा तो इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, अगर यहाँ ये कोण लिया जाएगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। शेष जो आधार के साथ है, जो कर्ण के साथ है, जो कोण बना रही है कर्ण के साथ, वो आधार कहलाएगी, शेष भुजा। मान लीजिए हमने यहाँ एक एंगल लिया थीटा, तो थीटा के लिए ये Q है, भ्रमित में तो वही है, थीटा और Q को एक जैसा देख ले, भले ही इस बिंदु को अलग से कुछ और मान लो। तो यहाँ थीटा के जो सामने है PQ, ये लंब कहलाएगी, OQ आधार कहलाएगी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अगर OQ आधार है तो आधार और लंब, लंब को मैंने परपेंडिकुलर को L से मान लिया है, लंब A से आधार मान लिया, तो इसका भुज है आधार के बराबर हो जाएगा और जो इसकी कोटि है वो लंब के बराबर हो गई। और ये क्या हो जाएगा, समकोण के सामने की भुजा है वो कर्ण, कैसे मान लिया। तो आपने एक प्रतिबंध देखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए, छोटी क्लासों में ही मिल जाता है ये, लेकिन आपको पता नहीं है कि लंब और कर्ण, आधार और कर्ण जो भी भुजाएं हैं, इनमें जो अनुपात होता है किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए। एक वृत्त की परिधि पर है P, अब इस वृत्त को यहां पर केंद्र को स्थिर रखते हुए सकेंद्री वृत्त, चाहे हम त्रिज्या को और बढ़ा दें, चाहे हम त्रिज्या को और कम कर दें, ऐसे विभिन्न वृत्त बनाए, तो हम क्या देखते हैं, ये P बिंदु यहां पर आ जाएगा। मान लो अन्य स्थिति P' पर आ गया, या ऐसे मान लें कि P1 पर आ गया और यहाँ इसे जे P है और इसे यहाँ भेज दें तो ये आ जाए, इसे आगे बढ़ा दें तो मान लो किसी P2 पर पहुंच जाता है। तब P1 से भी परपेंडिकुलर डालें एक्स अक्ष पर और P2 से भी परपेंडिकुलर डालें एक्स अक्ष पर, तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं कि तीनों ही परपेंडिकुलर, मान लीजिए Q पर है, मान लीजिए S पर है, मान लीजिए T पर गिर रहा है, तो आपके P1S, P2T, PQ तीनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल, समांतर हो जाएंगे। एक ही रेखा पर विभिन्न लंबवत रेखाएं परस्पर कैसी हो जाती हैं,
पैरेलल हो जाती है, समांतर हो जाएंगे। समांतर हो जाएंगे तो इस थीटा के लिए तीनों ही कोण लंब कहलाएंगे अलग अलग त्रिभुजों में। एक समकोण त्रिभुज है आपका OSP1, दूसरा है OQP, तीसरा है OTP2। ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं? असंख्य। आप इस वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाते रहिए, कम करते रहिए, तो असंख्य त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो इनमें क्या समानता दिख रही है आपको, वो देखते हैं, वो ढूंढते हैं कि ये साइन कॉस टेन से लेकर के कोसेक तक जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात इसलिए कहते हैं कि ये त्रिकोणमिति से प्राप्त हो रहे हैं। 3 कोणों की ज्यामिति जिसका नाम होता है त्रिभुज। तो 3 कोणों की ज्यामिति कौन सी है? जो राइट एंगल है जिसके अंतर्गत, अर्थात समकोण है जिसके अंतर्गत, उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है ये अनुपात। समकोण त्रिभुज की भुजाओं में जो अनुपात है, उन्हीं अनुपातों को हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम से जानते हैं। अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के जो अनुपात है, वो अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम फलों के रूप में देखना चाहते हैं, तो बढ़ते हैं आगे। थेल्स जो मैथमेटिशियन थे, थेल्स, उन्होंने एक प्रमेय दी थी। वो प्रमेय थेल्स के नाम से भी जानी जाती है, उसे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं उसे। तो प्रमेय का स्टेटमेंट ये था कि किसी भी त्रिभुज में, कैसा भी त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में अगर किन्हीं 2 भुजाओं को समान अनुपात में कोई रेखा विभाजित करती है, समान अनुपात में काटती है, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका विलोम भी सत्य है। अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई भी रेखा खींची जाए तो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर वो मध्य बिंदु पर काटेगी तो दोनों को मध्य बिंदु पर काट देगी। तो इस प्रमेय के कथन के अनुसार यहाँ पर देखिए, ये इसके समांतर खींची गई। मान लीजिए त्रिभुज है आपका OTP2, तो OTP2 को P और Q, जो PQ खींची गई है वो P2T के पैरेलल है, तो OT और OP2 को समान अनुपात में काटेगी। समान अनुपात में काटेगी तो जितना कम होगा आपका आधार, ठीक उसी अनुपात में कम हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर लंब, इधर भी उतनी ही कम हो जाएगी। और अगर इसे माने, इसके सापेक्ष माने या इस त्रिभुज के सापेक्ष माने, तो ये भी समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम देख पा रहे हैं कि लंब, कर्ण और आधार त्रिज्या के बढ़ाने पर समान अनुपात में तो बढ़ते हैं और समान अनुपात में ही घटते हैं। तो इसलिए हम त्रिभुज की भुजाओं को चाहे कितना भी बढ़ा लें, और भुजाएं कब बढ़ेंगी? जब हम वृत्त की त्रिज्या को कितना भी बढ़ा दें, तो कितने भी बड़े आकार का त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। लेकिन एंगल इस तरह बना रहेगा, एंगल यही बना रहेगा। तो विभिन्न त्रिभुजों में जो अनुपात लेंगे हम लंब, कर्ण और आधार में, उन अनुपातों में कोई भी अंतर नहीं आएगा, उनकी वैल्यू हमेशा समान बनी रहेगी। समान बनी रहेगी तो हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने देखा कि जब तक ये एंगल नहीं बदलेगा, जब तक हम कोण को नहीं बदलेंगे, चाहे आप आधार को बढ़ाएं, चाहे आप लंब में वृद्धि करें, कर्ण में वृद्धि करें, समान अनुपात में वृद्धि होगी। कर्ण के बढ़ाने पर क्या होता है? आधार उसी अनुपात में कम होगा तो लंब उसी में बढ़ जाएगा, क्योंकि कर्ण का बैलेंस तो उन्हें बनाए रखना है। तो समान अनुपात में वृद्धि होती है। तो कोण जब भी इस स्थिति में होगा, चाहे आपका लंब, कर्ण, आधार चाहे कितने भी बड़े हो जाएं या कम हो जाएं, तो उससे अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के लिए ये बात निश्चित कर दी कि आधार और लंब के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, चाहे वो समकोण त्रिभुज किसी भी प्रकार का क्यों नहीं हो। अगर वो समकोण त्रिभुज है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, अनुपातों में कोई अंतर नहीं आएगा। अनुपात कोण पर निर्भर करते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात, लंब और कर्ण भुजा में जो अनुपात होता है, उस अनुपात को कहते हैं साइन।
साइन का हिंदी अर्थ होता है जिया, ये जिया कहलाते हैं। तो इसको क्या कहा गया है, जिया। तो साइन की जो वैल्यू है वो लंब और कर्ण नहीं है, ये इस अनुपात को जिया कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात माना गया है जिया। और आधार और कर्ण जो अनुपात आता है उसे कहते हैं कोसाइन, और ये हो जाती है कोजिया। इसी प्रकार से आपका लंब और आधार, देखिए यहां से जो अनुपात होता है वो कहलाता है टेंजेंट, और ये होती है स्पर्शजिया। इसी प्रकार से आधार बटे लंब ये आपकी कोटिज्या कहलाती है, या कोस्पर्शजिया कह सकते हैं, कोटेंजेंट, कोटिज्या भी कह सकते हैं, कोस्पर्शजिया भी कह सकते हैं। और इसके बाद आपका जो कर्ण और आधार में जो अनुपात होता है वो कहलाता है सेकेंड, और इसे कहते हैं छेदन रेखा, छेदन रेखा, छेदक रेखा के नाम से जानते हैं। सेकेंड, सेकेंड का मतलब होता है काटना, प्रतिच्छेद करना, सेकेंड का मतलब होता है काटना। तो छेदक रेखा कब बनती है, जब वो किसी भी वक्र को या किसी भी सर्कल को काट देती है दो बिंदुओं पर। जीवा कब बनती है, जब वो उनको मिलाती है। तो छेदक रेखा की लंबाई है वो निश्चित नहीं है, जब जीवा की लंबाई निश्चित है। फिर आपका कर्ण और लंब जो अनुपात है वो कहलाता है आपका कोसेकेंट। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, कोई छेदक रेखा, यानी इसी का प्रतिलोम व्युत्क्रम के रूप में, अर्थात इसे व्युत्क्रम जिया कहना चाहिए। इसका व्युत्क्रम हो गया, इसे व्युत्क्रम कोज्या कह देना चाहिए, क्योंकि ये इसका व्युत्क्रम हो गया। देख रहे हैं हम अनुपात पलट गए हैं, तो यहाँ तीन अनुपात जो आए हैं, बाकी जो तीन आ रहे हैं वो उन्हीं के रेसिप्रोकल हो रहे हैं। ये टेन का व्युत्क्रम हो रहा है, ये लंब अपॉन आधार है, तो ये आधार बटे लंब हो रहा है, तो व्युत्क्रम हो रहा है, पलट रहा है। किसी भिन्न का अंश और हर पलट देने से उसका व्युत्क्रम, वो भिन्न अपने व्युत्क्रम में चली जाती है, तो इसे हम व्युत्क्रम भी कह सकते हैं, किसका, स्पर्शजिया का। तो इसलिए व्युत्क्रम स्पर्शजिया भी कहेंगे। इसी प्रकार से हम इसे सेकेंड को क्या कह सकते हैं, व्युत्क्रम कोज्या कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, व्युत्क्रम जिया कह सकते हैं। ये इसका व्युत्क्रम है। क्लियर हो गई ये बात। अब यह बताना क्या चाहते हैं हम, बताना ये चाहते हैं कि ये अनुपात है कि निश्चित रहते हैं। अगर आपने कोण को नहीं बदला है, आप चाहे त्रिभुज का आकार कितना भी बढ़ाते रहिए, कोण को नहीं बदलोगे तो कोण का मान उतना ही आएगा, अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, अनुपात वही रहेगा। यहाँ पर आप कर्ण को बढ़ाओगे तो आधार और लंब भी ठीक उसी अनुपात में बढ़ेंगे। अगर आप कर्ण को छोटा करते हो, कर्ण को छोटा करने का तात्पर्य आप त्रिज्या वृत्त की छोटी करते हो, कम करते हो, तो आधार लंब भी उसी अनुपात में छोटे होंगे, और अनुपात बराबर होता है। आपको पता है एक ही अनुपात को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है, सरलतम रूप हमेशा समान रहता है। जैसे 1/2 आपने लिया, किसी भिन्न के अंश और हर को अशुभ संख्या से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने उसको डबल कर दिया दोनों को, तो 2/4 हो गया। फिर आपने ट्रिपल कर दिया तो 3/6 हो गया, लेकिन तीनों ही अनुपात समान रहेंगे। जब इसी प्रकार से आधार और कर्ण लंब आपस में बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन अनुपातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अनुपात किसने तय किया है, केवल एंगल ने। आप एंगल को बढ़ाओगे, एंगल को कम करोगे, तभी प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है किसी भी कोण के लिए निश्चित बनी रहेगी। बात समझ में आ गई। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ये अनुपातों को ही हम त्रिकोणमितीय फलनों के नाम से जानते हैं। अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपातों को ही त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन कुल कितने प्रकार के आ गए, 6 प्रकार के। इनमें 6 होते हैं, साइन से लेकर के कोसेक तक, और इनकी नंबरिंग भी फिक्स कर रखी है। जिस प्रकार से मैंने ये नंबरिंग में लिखे हैं, ठीक उसी नंबरिंग में इनको संक्षेप में क्या लिखेंगे। अब जैसे साइन है आपका, तो संक्षेप में हम इसे लिखेंगे SIN, केवल साइन। इसको भी संक्षेप में लिखेंगे, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे tan, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी cot, और इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी sec, और इसकी हो जाएगी cosec।
ये शॉर्ट फॉर्म है इनकी। और ये क्या है, ये एक फलन है अर्थात एक ऑपरेशन है, एक संक्रिया है। ये किस पे अप्लाई होगी, किसी एंगल पर। साइन किसी एंगल पे अप्लाई होंगे तो एंगल के संगत ये क्या बताएंगे, उसका मान बताएंगे, इस एंगल का मान इतना है। जिस प्रकार से आपकी योग की यंत्र की गुणन की संक्रिया है तो वो अप्लाई संख्याओं पे हो जाती है, ऐसे ही ये संक्रियाएं और ये संक्रियाएं आपके कोणों पर अप्लाई होंगे। अब हम सर्वसमताओं को समझेंगे कि जो संबंध आपने यहाँ पर देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो होती है 1। लेकिन क्या आपको पता है ये 1 कैसे होती है और क्यों होती है? तो देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो इसका एक विशेष कंडीशन है, पर्टिकुलर केस है कि कर्ण का वर्ग है वो आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस की एक विशेष स्थिति है, जबकि पाइथागोरस तो किसी भी त्रिभुज के लिए लागू हो जाती है। बौधायन के नाम से इसे जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चलिए किसी भी त्रिभुज को लेकर के, तो हम देख रहे हैं कि आधार स्क्वायर प्लस या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। फैक्ट, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो पाइथागोरस में आप जानते हो। तो ये बात सत्य है। तो अब यहाँ देखिए हम ये प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी भी इक्वेशन में किसी भी अशून्य संख्या का दोनों ओर हम भाग दे सकते हैं, परंतु वो संख्या है वो अशून्य होनी चाहिए। तो यहाँ जो आपका कर्ण है वो कर्ण हमेशा अशून्य होगा। आप कहोगे क्या आधार शून्य हो सकता है, क्या लंब शून्य हो सकता है? अगर ये किरण इस प्रकार से घूमती हुई और इसके संपाती हो गई, कोई इंसिडेंट हो गई बाई अक्ष पर, तो उस समय कर्ण के वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर ही रहेगा। परंतु उस समय आप देख रहे हो यहाँ से आधार कम होता चला जा रहा है, यहाँ और बढ़ गया तो आधार का मान और बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी स्थिति में इस कर्ण को मैं एक साथ उठा लूंगा, इस बिंदु को तो यहाँ से लंब डालूंगा तो आधार और कम हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर आधार और कम हो जाएगा, और जब बाई अक्ष के बिल्कुल कोइंसिडेंट हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, उसी के ऊपर आ जाएगा तो आधार शून्य में चला जाएगा। आधार शून्य में चला जाएगा। लेकिन उस समय अब तुम कहोगे त्रिभुज कैसे बनेगा? त्रिभुज बनाना नहीं है, ये इसकी एक अपभ्रंश स्थिति है। अर्थात यहाँ पर एक हमें विचार शक्ति से देखना है। तो यहाँ पर इस त्रिज्या से बड़ा तो कर्ण जाने से रहा, त्रिज्या के बराबर ही चल रहा है, त्रिज्या तो हमेशा समान होगी, कहीं भी देखें पंक्ति के किसी भी बिंदु को केंद्र से मिला दें। तो उसी स्थिति में अकेला क्या लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग के ऊपर हो। ऐसे ही अगर इस कर्ण को मैं यहाँ पर ऐसे ले आऊं और संपाती कर दूं तो उसी स्थिति में अकेला आधार का वर्ग कर्ण का ऊपर हो जाएगा, यानी कर्ण का अनुपात पर वर्ग के बराबर रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी यहाँ से मैं चलूंगा तो क्या होगा, आधार में कमी आती जाएगी और लंब में वृद्धि होती जाएगी। इसलिए समान अनुपात में, जिस अनुपात में आधार में कमी आएगी ठीक उसी अनुपात में लंब में वृद्धि होगी। अगर मैं ऊपर से नीचे लाऊंगा यानी क्लॉकवाइज रोटेट होऊंगा तो ठीक उसी अनुपात में समान अनुपात में रहेगा, आधार में वृद्धि होने लगेगी, लंब में कमी होने लगेगी, और इस प्रकार से ये दोनों का वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के ऊपर बना। अगर एक बढ़ता है और एक नहीं घटता है तो इक्वल रहेगा ही, बढ़ जाएगा मान, या एक घटता है तो विपरीत चलेंगे एक दूसरे। जब आधार में वृद्धि होगी तब क्या होगा, लंब में कमी होगी, और लंब में वृद्धि होगी तब आधार में कमी होगी, तो कर्ण को स्थिर बनाएगा। क्लियर? अब यहाँ इस बात को समझ लीजिए कैसे प्राप्त होगा। तो ये बात सही है, अशून्य संख्या का भाग देगा तो कर्ण हमेशा ही अशून्य रहेगा। कर्ण तो कभी शून्य में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि दो राशियों के वर्गों का योग है, वो तो शून्य में तभी जाएगा जब दोनों राशि एक साथ शून्य हो जाएगी। किन्हीं भी दो राशियों के वर्गों का योग अगर तीसरी राशि के वर्ग के युगल है तो आप ये मानिए कि दो राशियों का योग तीसरी के ऊपर जा रहा है तो दोनों राशि शून्य हो जाएंगी, तभी शून्य में जा सकता है, क्योंकि वर्ग कभी ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, वर्गों का योग है ना, तो माइनस तो वहां शून्य का कारण बन नहीं सकती है। अगर वो माइनस होता, कोई राशि नेगेटिव हो सकती तो एक बार को बिना शून्य हुए भी बराबर होते कर देती है, प्लस की एक माइनस की, लेकिन दोनों ही राशि पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, और पॉजिटिव दो राशियों, दो धनात्मक राशियों का योग यदि शून्य होता है तो वो केवल तभी संभव है जब दोनों एक साथ शून्य हो जाए। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। जब आधार शून्य होगा तब कर्ण, तब लंब शून्य होगा, क्योंकि वो बढ़ेगा, एक घटेगा तब एक बढ़ रहा है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब बिंदु वृत्त बन जाए। बिंदु वृत्त उस वृत्त को कहते हैं जो एक बिंदु के रूप में होता है,
क्योंकि आपको पता है कि बिंदु की न कोई लंबाई है न कोई चौड़ाई, तो बिंदु वृत्त कहलाता है। उसके अंतर्गत ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी, उसके अंतर्गत कोण बनेगा ही नहीं। कोण बनने के लिए आपको पता है, कोण की परिभाषा में आपने देखा है कि एक बिंदु से दो किरणों का निकलना आवश्यक है। जब एक बिंदु से दो किरणें जाएंगी तो उनके मध्य जो आकृति बनेगी वही कोण है। तो किरण नहीं निकलेगी तो कोण बनेगा ही क्यों? तो बिंदु वृत्त के अंदर कोण बनेगा ही क्यों? तो कोण बनेगा तो कभी भी कर्ण जीरो हो ही नहीं सकता। तो आप कर्ण का दोनों ओर भाग दे दीजिए। तो यहाँ भी कर्ण पे डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो L अपॉन K का होल स्क्वायर हो जाएगा, मैंने K स्क्वायर से डिवाइड किया है। यहाँ पर भी देख रहा हूँ A अपॉन K का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक साथ वर्ग अंक और हर में एक साथ लगा सकता हूँ जैसे, और इधर तो बन ही हो जाएगा, K से डिवाइड किया है तो मैंने भाई यहाँ पर K स्क्वायर से भाग किया है दोनों। अब आपको पता है कि जब L अपॉन K होगा तो वो साइन बन जाएगा, ये आपको पता है A अपॉन K होगा तो कॉस बन जाएगा। तो ये स्क्वायर के अंतर्गत है तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के लिए चल रहा है तो, और ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आ गया 1। तो पाइथागोरस थ्योरम क्लियर? कोई शक? समझ में आ गया? और इसको क्या कहते हैं? सर्वसंख्या आइडेंटिटीज। एक होता है इक्वेशन समीकरण, समीकरण और सर्वसंख्या में क्या अंतर है? समीकरण जितनी घात का होगा, जितनी डिग्री का होगा उतने ही मान आएंगे उसके, उतने ही उसके शून्य होंगे। शून्य जीरोज के हैं या उनको आप रूट्स के उसके मूल के हैं। तो समीकरण जितनी डिग्री का होता है उतने ही मूल होते हैं उसके। परंतु सर्वसंख्या में क्या अंतर है? सर्वसंख्या के असंख्य मान होते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज होते हैं। तो यहाँ पर थीटा के थीटा क्या है? रेडियन में चल रहा है, और रेडियन है ये रियल नंबर। तो जीरो से आप यहाँ चलाओगे पाई बाय 2 तक, तो यहाँ तक ये असंख्य हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता है कि एक के बाद कौन सी रियल नंबर है। 1.11 1.011 1.001 है, तो कितने असंख्य, तो इसके कितने हल हो सकते हैं? असंख्य हल हो सकते हैं। या थीटा का मान आप लगाते रहिए, बदलते रहिए, सेटिस्फाई होता रहेगा। पर समीकरण में ऐसा नहीं होता। समीकरण संतुष्ट तभी होगा जब उसके मूल लगाए जाएंगे, मूल उतने ही होंगे जितनी घात का। समझ में बात आ गई? समीकरण और संख्या में यही अंतर है। वो सर्वसंख्या, सर्वसंख्या में भी इक्वल का चिन्ह होता है, समीकरण में भी इक्वल का चिन्ह होता है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि इक्वल का चिन्ह देखते ही आप समीकरण कह दिया तो गलत है। आपको पता होना चाहिए कि अगर वो जितनी डिग्री का है उतने ही उसके मान है तब तो वो समीकरण होगा, अगर उसके असंख्य मान है तो वो सर्वसंख्या होगा। ये अंतर होता है। जबकि असंख्या अलग है, असंख्या के अंतर्गत तो लेस या ग्रेटर के चिन्ह होते हैं, तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, तब उसका नाम होगा इक्वलिटीज, जो कि इक्वल नहीं है, और वो असंख्या हो जाएगी। लेकिन ये क्या है? आइडेंटिटीज। दोनों को समझिए, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, वो इक्वलिटी है, वो इक्वलिटी, वो समता है, तो तीनों अलग अलग है। तो ये क्या होती है? सर्वसंख्या, इसको कहते हैं सर्वसमीका, आइडेंटिटी, सर्वसंख्या। अब इसी सर्वसंख्या से हम अन्य रूप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे tan के रूप में देखना चाहें, cot के रूप में देखना चाहें, तो दोनों मैं इसको डिवाइड कर देता हूं cos स्क्वायर से। तो cos स्क्वायर यहाँ डिवाइड में जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। तब यहाँ डिवाइड में जाएगा तो cos स्क्वायर क्या बना देगा? 1। तो प्लस तो आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो आप। यहाँ cos स्क्वायर डिवाइड में जाएगा तो tan, sin अपॉन cos क्या बना लेगा? tan। तो यहाँ पर बना लेगा आपका tan स्क्वायर, और यहाँ पर 1 cos स्क्वायर आएगा, तो ऊपर जाकर के क्या बना लेगा? वो sec स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे? sin स्क्वायर से। तो यहाँ क्या बना लेगा? ये 1, और यहाँ sin स्क्वायर आएगा तो cos अपॉन sin क्या बना लेगा? cot। तो ये क्या बन जाएगा आपका? cot स्क्वायर, और इधर 1 अपॉन sin, sin ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल से क्या बना लेगा? cosec में बदल जाएगा, तो cosec स्क्वायर। तो ये भी इसी से प्राप्त हो जाते हैं, दोनों रूप अलग नहीं है बल्कि इसी से फाइंड हुए। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? और ये आपको आते ही होंगे, नहीं आते तो एक बार फिर देख लेते हैं। tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या है? लंब बटे आधा। अगर आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो लेफ्ट हो जाएगा, क्या बचेगा? लंब बटे आधा। आप यही से सीधा देख सकते हैं। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी प्रकार से मैं cot थीटा की बात करूं तो ये पलट जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? तो मैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसी प्रकार से रेसिप्रोकल की बात करूं, रेसिप्रोकल की बात करूं तो आपको दिख रहा है कि sin थीटा किसका रेसिप्रोकल है? cosec का। cosec किसका हो जाएगा? sin का। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cosec थीटा। और इसी प्रकार से आप cos के लिए भी लिख सकते हो 1 अपॉन
sec थीटा। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो cot के लिए cot थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 cot। क्लियर? कहीं कोई शक? इसको यहाँ भेज दीजिए, यहाँ आ जाएगा तो tan होगा तो 1 cot हो जाएगा। तो इनको भली प्रकार से समझ लीजिए, इनका हम प्रयोग करेंगे त्रिकोणीय अनुपातों के अंतर्गत, इनका प्रयोग करेंगे सक्षमताओं का, इन संबंधों का। तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। तो ये आपका एक तरह से रिकैप है, 10th क्लास तक का रिकैप मानिए इसे। लेकिन वहां पर आपको केवल रटाया गया, अगर रटाने का विषय ही नहीं है, समझाने का विषय है, यहाँ आपको समझाया। तो ये समझ में आ गई क्लियर, कहाँ से आए कैसे आए। तो ये है इसका रीजन। अब आगे हम समझेंगे कि जो विभिन्न एंगल हैं तो अलग अलग चतुर्थांशों में जाएंगे। तो अलग अलग चतुर्थांशों में अभी हमने केवल 90 डिग्री तक के एंगलों के मान देखे हैं। अब हम 90 डिग्री से ऊपर भी जाएंगे, 90 से नीचे भी जाएंगे, पूरे रियल नंबर में जाएंगे। तो रियल नंबर जब लाइन पे हम चलेंगे तो विभिन्न एंगल प्राप्त होंगे और हम विभिन्न एंगलों की वैल्यू देखेंगे। तो कोई नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। तो ये कैसे इनके चिन्ह निर्धारित होंगे और कैसे इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अब समझते हैं इसको आगे। हाँ, तो ये किरण मान लीजिए OA दिशा से घूर्णन करती हुई, रोटेट होती हुई और इस OB डायरेक्शन में आ जाती है। तब B बिंदु से x अक्ष पर परपेंडिकुलर मान लीजिए BN है, ये कोई थीटा कोण बना रही है OA के साथ। तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण π/2 माइनस थीटा होना चाहिए, क्योंकि x और y अक्ष परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल आपका टोटल 90 है, 90 है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इस B बिंदु से y अक्ष पर परपेंडिकुलर डालते हैं। तब यह ध्यान दीजिए, इस थीटा के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी आपकी लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो गई। और ये आपका समकोण के सामने की भुजा है, ये क्या कहलाएगी कर्ण। और ये ON क्या हो जाएगा, इसका बेस आधार, ए से मान लीजिए। चलो इस बिंदु को कुछ और मान लेते हैं C। तो ये आपने बेस मान लिया, आधार, ये आपका लंब, ये आपका कर्ण। अब इस π/2 माइनस थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने की भुजा जैसे मान लीजिए तुमने इसको n मान लिया तो ये हो जाएगी BN। तो BN π/2 माइनस थीटा के लिए लंब बन जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से इस π/2 माइनस थीटा के लिए आपका OM है वो क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। अब हम कोई त्रिकोणीय अनुपात अप्लाई करते हैं π/2 माइनस थीटा पर। π/2 माइनस थीटा वो कोण है जो कोई परिक्रामी रेखा y अक्ष के साथ बना रही है, जबकि थीटा वो कोण है जो परिक्रामी रेखा है, जो घूर्णन करने वाली रेखा है, रोटेट हो रही है, वो x अक्ष के साथ बना रही है। तो अगर y अक्ष के साथ कोण बना रही है, उससे हम साइन अप्लाई किया, तो साइन π/2 माइनस थीटा के लिए क्या होना चाहिए, ये बात आप जानते हो। तो ये होना चाहिए लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब क्या है, लंब बटे कर्ण ये होना चाहिए। और लंब की वैल्यू है आपकी MB और कर्ण है आपका OB। अब यहां ध्यान दीजिए, जो आपका MB है वो किसके इक्वल है, OM के। क्यों, ये क्या बन चुका है OMBM, रेक्टेंगल, एक आयत है। क्यों, लंब डाला है और फिर दोबारा लंब डाला है, तो लंब समांतर हो गया, 90 डिग्री का एंगल है। आमने सामने की बजाय पैरेलल भी हो जाती है और 90 डिग्री का एंगल भी है। तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, MB आपकी OM के इक्वल हो गई, अपॉन OB आपका कर्ण है। अब यहाँ ध्यान दें, ON जो है वो बेस है, आधार है, कौन से कोण का, थीटा का। तो थीटा के लिए क्या हो गया है, आधार, और ये आपका कर्ण वरिष्ठ है। तो हम देख रहे हैं कि लंब बटे कर्ण से चेंज हो गए आधार बटे कर्ण में। तो आधार बटे कर्ण क्या बना लेगा, कॉस बना लेगा। लेकिन कोण कौन सा है तब, थीटा। और जब लंब बटे कर्ण बन रहा है तब कोण कौन सा है, π/2 माइनस थीटा। y अक्ष वाला कोण चेंज हो गया x अक्ष वाले कोण में। तो ये क्या बना लेगा, cos थीटा, आधार बटे कर्ण थीटा के लिए। ठीक इसी प्रकार से हम cos लेंगे, तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin में।
तो ये त्रिकोण के अनुपात चेंज हो जाते हैं। कब चेंज हो जाते हैं? जब बाई अक्ष के साथ किरण या तो कोण में अपने में परिवर्तन करती है। मान लीजिए इसकी प्रारंभिक जो स्थिति थी ये बाई अक्ष के साथ यहाँ पर होती है, आपकी जो किरण है परिक्रामी रेखा है, और घूम करके बाई अक्ष से विचलित होती हुई, बाई अक्ष से चलती हुई अन्य स्थिति में जाती है, तो या तो उस कोण में कमी होगी या उस कोण में वृद्धि होगी। तो जब बाई अक्ष से किरण कोण बनाती हुई अंतिम स्थिति में जाएगी तब परिवर्तन हो जाएगा। क्यों हो जाता है परिवर्तन? उसका कारण क्या है? परिवर्तन इसलिए हो जाता है कि आधार लंब में और लंब आधार में चेंज हो जाता है। जब बाई अक्ष से और एक्स अक्ष के एंगल को हम चेंज करेंगे तो उसका आधार है वो लंब में चेंज हो जाएगा, लंब आधार में चेंज हो जाएगा, कर्ण आपका उभयनिष्ठ बना रहेगा। तो ऐसा होने से चेंज हो जाता है। जब मान लो ये किरण यहाँ से रोटेट होती हुई और यही आ जाती, एक्स अक्ष की दूसरी स्थिति में आ जाती, यहाँ पर आ जाती, या मान लो इसमें जाती है सेकंड में और एक्स अक्ष पर ही हम लंब डाल देती, तो ये वाले एंगल के लिए अध्ययन करते। तो यहाँ पर ये पाई माइनस से, क्यों ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाता, तो ये एंगल आपका बचता तो पाई माइनस थीटा होता पूरा। तो पाई माइनस थीटा से जब अध्ययन करते तो चेंज नहीं होता, क्योंकि आपका जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर ही बना रहता। जो आपका बेस है केवल उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और डायरेक्शन से आपका साइन एएसटीसी से आ ही जाता है, तो कोई चेंज नहीं होगा। परंतु बाई अक्ष से किरण रोटेट करेगी तो चेंज हो जाएगा। तो चेंज कैसे हो गया? लंब आपका आधार में चेंज हो गया, आधार आपका लंब में हो गया। तो इस प्रकार से ये स्थिति बन गई। ये स्थिति बनने से आप देखिए जहां पर साइन था वह कॉस हो गया, अगला वाला आधार बटेगा। जहां आपका कॉस था वह साइन हो गया, और जहां पर आपका टेन है वहां क्या बन जाएगा? ये एन हो गया। तो वहां पर आधार बटे लंब यानी कॉट हो जाएगा, और जहां कॉट है वहां टेन हो जाएगा। तो ये परस्पर किस प्रकार से चेंज हो जाएंगे? साइन इंटरचेंज, ये इंटरचेंज का साइन है। कॉस अगर साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस है तो साइन में बदल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से टेन है तब टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में, और कॉट हो जाएगा टेन में। इसी प्रकार से सेक इंटरचेंज हो जाएगा कोसेक में, कोसेक इंटरचेंज हो जाएगा सेक में। पर इंटरचेंज कब होते हैं ये बात समझ लें। जब बाई अक्ष से किरण रोटेट होती है तब जो अपनी परिक्रामी रेखा है वो बाई अक्ष के साथ कोई कोण बनाती है। बाई अक्ष से बाई अक्ष पर जो कोण है, एक्स अक्ष पर बाई अक्ष पर जो कोण होते हैं उनको कहते हैं चतुर्थांशीय कोण, क्वाड्रेंटल एंगल। तो क्वाड्रेंटल जो एंगल है वो 4 स्थानों पर है, और जो मध्य भाग में आ जाते हैं किसी चतुर्थांश में एंगल, तब ऐसा नहीं होगा। मध्य भाग से किरण रोटेट नहीं होगी, रोटेट होगी तो एक्स अक्ष या बाई अक्ष से होगी, तब ये परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन के ये नियम ध्यान रखने हैं। साइन होगा तो कॉस में। अब हमें पता ये करना है कि एक्स अक्ष पर एंगल कौन सा है, बाई अक्ष पर एंगल कौन सा है। तो आपको पता है कि एक चतुर्थांश में पाई/2 ले लिए, या डिग्री में कहूँ तो 90 डिग्री। तो यहाँ 0 डिग्री से चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक आने में कितना एंगल बन जाएगा? 90 डिग्री और पाई/2 रेडियन। यहाँ तक आने में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, 5 पाई/2, ऐसे पाई/2 चलता है। नेगेटिव में चलेगा तो माइनस का पाई/2, माइनस का 2 पाई/2, माइनस का 3 पाई/2, ऐसे चलता रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि पाई/2 के मल्टीपल चल रहे हैं, पाई/2 के गुणज चल रहे हैं। तो यहाँ पर पाई/2 के गुणज है तो ऐसे कहा जा सकता है कि पाई/2 का कोई भी गुणज है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n एक यहाँ पर क्या z ले लें आप, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो z नेगेटिव हो या पॉजिटिव कैसा भी है, तो यहाँ पर n बिलोंग्स टू z होगा, तब जो भी एंगल बनेगा पाई/2 का मल्टीपल वो या तो x अक्ष पर आएगा या y अक्ष पर आएगा। तो x अक्ष पर कब आता है? जब n कैसा हो जाए यहाँ पर इवन सम हो जाएगा। सम हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? x अक्ष पर चला जाएगा। तो देखिए जैसे n की वैल्यू आपने 0 ले ली तो 0 कहाँ गया? यहाँ पर एंगल आ गया। फिर n की वैल्यू जैसे आपने सब संख्या में नेचुरल में आप इंटीजर में चल रहे हो तो आपने 0 के बाद 2 ले लिया, तो 2 से 2 लेफ्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर? पाई। तो 2 कब होगा यहाँ पर? यहाँ से 1 पाई/2, यहाँ पर 2 पाई/2, आपने 2 ले लिया तो कहाँ पर आएगा? 2 पाई/2 यहाँ पर, तो ये आ गया पाई। इस प्रकार से चल रहे हैं। फिर जैसे आपने 3 ले लिया तो 3 कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। आपका 1 कहाँ पर रह गया? पाई/2 यहाँ पर 3 पाई/2 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर ये 2 पाई/2 हुआ है तो क्या रह गया? पाई रह गया। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 4 पाई/2 हो जाएगा, तो ये 2 पाई रह जाएगा।
फिर ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे वापस तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे तब 3 पाई हो जाएगा। फिर समझ ही गए होंगे अगला 5 पाई हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। और इधर आपका 4 पाई 6 पाई ऐसे प्राप्त रहते हैं। और इधर आपके देख रहे हैं 5 पाई बाई 2 के बाद इधर आएंगे तो 7 पाई बाई 2, यहाँ जाएंगे तो फिर 9 पाई बाई 2, यहाँ आएंगे तो फिर 11 पाई बाई 2। यानी हम समझ गए कि जो विषम गुणज है पाई बाई 2 के कैसे है विषम गुणज और मल्टीपल है वो तो y अक्ष पर रहेंगे और जो इवन मल्टीपल है वो कहां पर चले जाएंगे x अक्ष पर चले जाएंगे। तो x अक्ष पर इधर दाईं ओर तो आ जाएंगे समपाई, एक आ जा सकता है कि इधर समपाई और इधर हो जाएंगे आपके विषम पाई। इधर आपके इवन मल्टीपल इधर और मल्टीपल। अगर आप ऐसे रोटेट होते हो क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त तब ये एंगल नेगेटिव हो जाएंगे। तो एक आ जा सकता है प्लस माइनस जैसी भी स्थिति हो, कैसे भी रोटेट आप हो रहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों डायरेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो हम समझ गए कि पाई बाई 2 के जो भी मल्टीपल एंगल हैं वो हमेशा कहां पर होते हैं अक्षों पर। अगर वो n की वैल्यू यहाँ पर कैसी लगाओगे आप सम लगाओगे तो 2 यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा तब x अक्ष पर एंगल होगा। तो पाई का मल्टीपल कह सकते हैं उसको। पाई का मल्टीपल है अगर पाई का कैसा है विषम गुणज है तब तो आ जाएगा कहां पर लेफ्ट में x अक्ष पर। और अगर वो सम है पाई का गुणज तब आ जाएगा कहां पर राइट में x अक्ष पर। अगर पाई बाई 2 का गुणज रह गया वो यहाँ पर कैसा नंबर आ गया पाई बाई 2 में विषम तो कहां रह जाएगा y अक्ष पर। तो अगर यहाँ से किरण रोटेट होती हुई कोई एंगल बनाती है तब तो चेंज और यहाँ से रोटेट होती बनाती है तो नो चेंज इस एंगल में आएगी। तो इससे हम क्या करेंगे किसी भी ऑब्टूज एंगल को एक्यूट एंगल में चेंज करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। न्यून कोण के रूप में उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चेंजिंग के लिए यूज करते हैं और ये हमें परिवर्तन इसके अनुसार होना है। तो एट लास्ट यही कहा जा सकता है कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय जो अनुपात है n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के अनुसार बदलता है। और यहाँ परिवर्तन या ध्यान दें n कैसी राशि है आपकी सम तब तो नो चेंज, तब तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर n आपकी कैसी राशि हो जाए विषम तो आप चेंज हो जाए। और चेंज का नियम क्या है आप के त्रिकोण के अनुपात चेंज हो जाएंगे और चेंजिंग रूल है। तो पूरा एक बार फिर रिकैप देखें। इस प्रकार से हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को कहां ला सकते हैं न्यून कोण के अनुपात में ला सकते हैं और उसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के एंगल जिनके अंतर्गत एक एंगल तो होता है आपका चतुर्थांशीय कोण अर्थात अक्ष पर स्थित और एक एंगल आपका एक्यूट एंगल होता है जो किसी चतुर्थांश में बन रहा है। तब इस प्रकार के दोनों एंगलों को कहते हैं एलिड एंगल। इन्हें कहते हैं एलिड एंगल यानी संबद्ध कोण। तो संबद्ध कोण के अंतर्गत जब त्रिकोणमितीय अनुपात अप्लाई किया जाता है तो जो आपका चतुर्थांशीय कोण है वो एलिमिनेट हो जाता है, उसका विलोपन हो जाता है और सीधा हमें न्यून कोण के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ न्यून कोण का मान लगा करके हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये आपकी थ्योरी पूरी कंफर्म हो जाती है यहाँ पर कि यहाँ पर आप कितना भी छोटा बड़ा वृत्त बनाते रहे त्रिकोणमितीय अनुपात समान रहेंगे। तो अर्थात यह कहा जा सकता है कि चाहे आप एंगल का मान कितना भी रोटेट कराते रहे इस परिक्रामी रेखा को कितना भी मैग्नीट्यूड वैल्यू बढ़ा दें लेकिन वो जब इसी स्थिति में आएगी तो एंगल इसी एक्यूट एंगल के बराबर वैल्यू देगा। कंफर्म? तो अब इसको पूरी को एक साथ लिख लेते हैं। हाँ तो त्रिकोणमितीय फलन क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपातों को ही त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। ये परीक्षा होती है साइंस से लेकर के विषय तक और ये त्रिकोणमितीय सरलसंख्याएं हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर sin स्क्वायर। इसी प्रकार से tan sin और cos के पदों में cot को cos और sin के पदों में cot क्या है tan का रेसिप्रोकल है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के अनुसार बदलता है। तो परिवर्तन नियम क्या है? sin होगा तो cos में और tan को cot में sec को cosec में इंटरचेंज है, cos होगा तो sin में, ये आपस में ऐसे इंटरचेंज होते हैं। और यहाँ पर इंटरचेंज कब होते हैं? जब ये पाई बाई 2 है कैसा होना चाहिए n यहाँ पर जो पाई बाई 2 का गुणज है वो सम होगा तो चेंज नहीं होगा नो चेंज।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स अक्ष पे आ जाएगा एलिट एंगल, आपका जो क्वाड्रेंटल एंगल है चांसी कोण है वो कहां पर होगा? एक्स अक्ष पे होगा। एक्स अक्ष से अगर कोई परिक्रामी किरण घूमना शुरू करती है, एक्स अक्ष के साथ कोई कोण बनाती है, तब क्या होता है? नो चेंज। बाई अक्ष पर एंगल आ जाएगा आपका, क्वाड्रेंटल एंगल कहां पर होगा? बाई अक्ष पर। तो क्या हो जाएगा? एन के विषम होने पर तो चेंज हो जाएगा। और चेंज के नियम है और चिन्ह का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? एएसटीसी। एएसटीसी का मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉट पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो एएसटीसी के अनुसार चिन्ह का निर्धारण कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपकी थ्योरी है 3.2 की वो कंप्लीट हो जाती है। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। 3.1 की थ्योरी के बाद अगली क्लास में आपकी 3.2 एक्सरसाइज प्ले की जाएगी। तो जुड़े रहिए महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ।